हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास थे। कौन थे? सी.आर. दास थे। सुभाष चंद्र बोस ने एमिली शॉकल नाम ऑस्ट्रियन महिला से क्या किया था? विवाह किया था और उनकी एक पुत्री था, उसका नाम अनीता था। जुलाई 1940 में कलकत्ता के हॉलवेल स्टैच्यू को हटाने के आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण बोस को गिरफ्तार किया था। तब बोस ने बंगाल के गवर्नर को लिखा कि यदि मुझे आज़ाद नहीं किया गया तो मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। अब सरकार ने उन्हें जेल से रिहा करके कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया। आगे देखते हैं। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अपने साथी भगत राम के साथ ही जो है कलकत्ता से गायब होकर और काबुल होते हुए रूस पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से एक मौलवी के वेश में गुमोह यानी गोमा पहुंचे। गुमोह से एक बीमा एजेंट के रूप में पेशावर पहुंचे और पेशावर से जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल पहुंचे थे। काबुल से ऑरलैंड मोसट्टा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। आगे देखते हैं। काबुल से मास्को यानी कि रूस व बर्लिन जर्मनी की यात्रा इसी इटालियन पासपोर्ट पर की। रूस पर जून 1941 में जर्मनी ने आक्रमण कर दिया तो रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को रूस से जर्मनी जाना पड़ा और जर्मनी में बोस ने हिटलर से मुलाकात कर भारतीय आज़ादी की लड़ाई में हिटलर से सहयोग मांगा। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित से लाभ उठाने का मौका मिलता। आगे है। जर्मन विजयों से नरम एवं गरम दल दोनों को ही संतोष हुआ। वास्तव में जर्मनी के प्रति कोई अनुराग न था, केवल हमारे शासकों को नीचा दिखाने की इच्छा थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। आगे है। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत की नाजीवादी फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई और जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर यानी स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की तथा यहीं पहली बार सुभाष ने जय हिंद का नारा दिया था। तो एग्जामिनर पूछेगा कि जय हिंद का नारा कहाँ पर दिया था, तो याद रखिए जर्मनी में दिया था। फ्री इंडिया सेंटर के रोम और पेरिस अन्य सेंटर थे, तो रोम में भी थे और पेरिस में भी थे। फरवरी 1943 में सुभाष जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी से जर्मनी से जापान के लिए रवाना हुए। वे जून 1943 में मत्सुदा नाम से जापान पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री तेजो से मिले। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जापान में हथियारों की मांग के लिए दान की पुकार की और इस पुकार पर सोने चांदी और नोटों के ढेर लग गए। टोक्यो में रासबिहारी बोस ने मार्च 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना टोक्यो में रासबिहारी बोस ने किया था मार्च 1942 को। इससे पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर फूजीवाड़ा
ये जिसको फूजीहारा भी बोलते हैं, एवं सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह के प्रोत्साहन से मलाया में 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इस फौज में ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सैनिक थे जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आईएन के प्रथम कमांडर मोहन सिंह थे। आगे देखते हैं आज़ाद हिंद फौज आईएनए फूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह का मानसिक पुत्र था। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 को ही उत्तरी अमेरिका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी। द फ्री इंडियन लीजन, द इंडियन लीजन जर्मन सेना एवं वेफेन एसएस के द्वारा गठित 950वीं नेटिव इन्फेंट्री का दूसरा नाम था। जून 1943 में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग व आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज के सेनापति बने। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। 5 जुलाई 1943 को बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। आजाद हिंद फौज की डिवीजन देखते हैं। प्रथम डिवीजन मोहम्मद जमान कियानी के नेतृत्व में गठित थी और इसमें निम्नलिखित रेजिमेंट थे। प्रथम गोरिल्ला रेजिमेंट सुभाष ब्रिगेड शहनवाज खां, द्वितीय गोरिल्ला रेजिमेंट गांधी ब्रिगेड इनायत खां, तृतीय गोरिल्ला रेजिमेंट आजाद ब्रिगेड गुलजारा सिंह, चतुर्थ गोरिल्ला रेजिमेंट नेहरू ब्रिगेड गुरु दयाल सिंह ढिल्लो और द्वितीय डिवीजन अजीज अहमद के नेतृत्व में गठित किया गया। इसमें से निम्न रेजिमेंट थे। प्रथम इन्फेंट्री रेजिमेंट प्रेम सहगल और द्वितीय रेजिमेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट भी प्रेम सहगल। महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। आजाद हिंद फौज के झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र है। आजाद हिंद फौज के गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाया जाए, इस तरह से उनका गीत था की रचना जो है राम सिंह ठाकुर एवं बंशीधर ने की थी। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य जो है एकता, वफादारी और बलिदान था। जवाहरलाल नेहरू ने इस फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने बोस को मेरा बेटा पर परिवार का बिगड़ैल बच्चा कहा है। सिंगापुर में ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद फौज का गठन किया और इसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। सिंगापुर के अलावा रंगून में भी अस्थायी सरकार का प्रधान मुख्यालय बनाया गया। जापान व जर्मनी सहित जो है 9 राष्ट्रों ने अस्थायी सरकार को मान्यता दी। अस्थायी सरकार को मान्यता देने वाले कौन-कौन से थे? देश जर्मनी, जापान, इटली, थाईलैंड, चीन, कोरिया, बर्मा, फिलीपींस एवं आयरलैंड। इस अस्थायी सरकार में एच.टी. चटर्जी वित्त मंत्री थे। एम.ए. अय्यर प्रचार मंत्री तथा लक्ष्मी स्वामीनाथन महिलाओं की मंत्री थी। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप को जीतकर आजाद हिंद फौज को समर्पित कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। 4 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के प्रसारण द्वारा महात्मा गांधी से भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। इस प्रसारण में ही सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। कैप्टन शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की एक बटालियन भारत बर्मा सीमा पर आक्रमण करने के लिए जापानी सेना के साथ बर्मा भेजी गई। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मली ने भारतीय सीमा पार कर
इम्फाल में भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराया। मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने रंगून पर पुनःअधिकार कर लिया, अतः आजाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की ताइवान के काइकू हवाई अड्डे पर हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब कुछ कथन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा है। गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्र नायक कहा है। मलेशिया के सैनिकों से आह्वान करने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये मलेशिया के सैनिकों के लिए उन्होंने ये जो है नारा दिया था। व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना है ताकि भारत स्वतंत्र और गौरव प्राप्त हो सके। तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना के पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध किया था और कहा था कि हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं होने दिया जाएगा। गांधी जी ने 23 जनवरी 1945 को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर कहा, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। वे महान देशभक्त थे तथा संकीर्णता एवं जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। इसमें उनके जन्म से लेकर 1920 ईस्वी में सिविल सेवा से त्याग पत्र का वर्णन है और यह 1937 में यूरोप प्रवास के समय लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस की दूसरी आत्मकथा है इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विवेचन करती है और इसमें एक अध्याय गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अखबार का प्रकाशन किया। सरकार ने 1940 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इसका प्रकाशन बंद हो गया। वर्ष 2006 में इटली में रहने वाले सुभाष चंद्र बोस के एक बंगाली अनुयायी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के लगभग सभी प्रकाशन अंकों को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को सौंपा, अन्यथा इस अखबार का कोई भी अंक उपलब्ध नहीं था। 23 जनवरी 1928 2008 को नेताजी की 111वीं जन्म तिथि के अवसर पर दुर्लभ अखबार के अंकों को 2 पुस्तकों में प्रकाशित कर राष्ट्र को समर्पित किया गया और स्रोत जो थे टाइम्स ऑफ इंडिया थे। अब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था, उसको देख लेते। वहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है। सुभाष चंद्र बोस से तो पक्का है कि आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के लिए आरोप में दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हुआ और 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के बचाव के लिए आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया तथा भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में अध्यक्षता में वकीलों का एक दल तैयार किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसिफ अली बख्शी, टेक चंद भी शामिल थे। देश के सभी राजनीतिक दलों ने आजाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों का समर्थन किया। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, श्री प्रेम सहगल और शहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन भारी जन विरोध के कारण 3 जनवरी 1946 को वायसराय को इन तीनों की फांसी की सजा को माफ करना पड़ा। 11 फरवरी 1946 को कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास की सजा दी जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। आगे देखते हैं। शाही नौसेना विद्रोह RIN म्यूनिटी 1946। 18 फरवरी 1946 को RIN के सिग्नल प्रशिक्षण के HMIS तलवार के 1100 भारतीय नाविकों ने
जिन्हें रेटंग्स कहा जाता था, बम्बई में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण थे नस्लवादी भेदभाव, कम वेतन दिया जाना, खराब भोजन, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा और 5वां था नाविक वीसी दत्त को तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। नाविक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। शीघ्र ही विद्रोह मद्रास, कराची और कलकत्ता में भी नाविकों में फैल गया। विद्रोहियों में यूनियन जैक की जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग व कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। कराची में विद्रोह हिंदुस्तान जहाज पर हुआ था और विद्रोही नाविकों ने एम.एस. खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया। बम्बई, पूना, कलकत्ता, जोसेफ तथा अंबाला में रॉयल इंडियन एयर फोर्स के कर्मचारियों ने सहानुभूति हड़ताल रखी। जबलपुर व कोलाबा में भी सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। अंत में सरदार पटेल तथा जिन्ना ने नाविकों से समर्पण करने के लिए आग्रह किया। सरदार पटेल ने नाविकों को आश्वासन दिया कि इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद विद्रोहियों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया और 1857 के बाद ये पहला अवसर था जब भारतीय सेना ने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी थी। तो ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है और बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा इसका, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसलिए जल्दी से आप इसको पूरा शुरू से लेके अंत तक देखेंगे और तो आपके सारे एग्ज़ाम के में जितने भी क्वेश्चन आएँगे वो सारे सॉल्व हो जाएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।